अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। साइंस कहती है कि जब इंसान ने ज़मीन पर जन्म लिया तो उसे किसी पनाह की तलाश थी। यानी दिन तो वो जैसे तैसे गुजार लेता था, लेकिन रात गुजारने के लिए उसे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो नींद में महफूज रह सके। इसलिए कि ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं था, बल्कि हशातुल अर्ज़ थे, कीड़े मकोड़े थे, जहरीले जानवर हुआ करते थे। उनसे उसने पनाह के लिए दरख्तों पर अपना बसेरा बनाया, क्योंकि किसी चीज़ में उसे समझ नहीं थी कि कैसे जिया जाए, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। लिहाजा उसका पहला ठिकाना दरख्तों की वो मजबूत शाखें थी जो उनका वज़न बर्दाश्त कर सकती। फिर इंसान ने थोड़ा सा और शऊर हासिल किया और उससे ये देखा कि दरख्तों पर वो आराम नहीं है जो उसे मिलना चाहिए नींद की हालत में। लिहाजा उसने झोंपड़ियाँ बनाई, सरकंडों की मुख्तलिफ जो है वो टहनियाँ, जंगली जो दरख्त थे उनकी झोंपड़ियाँ बनाकर वो ज़्यादा महफूज हो गया। इससे उसे निजात मिली बारिश से भी, यानी जो कुदरती आफात थी वो कम आती थी, वो ज़्यादा आराम महसूस करता था उन झोंपड़ियों में। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो झोंपड़ियाँ भी उसके लिए वो आरामदेह बिस्तर नहीं रह गई जो उसे दरकार था। शऊर भी मिल गया था, वो थोड़ी सी समझ भी आ गई थी। लिहाजा उसने अपने लिए कच्चे घर बनाए और वो कच्चे घर झोंपड़ियों की निस्बत ज़्यादा महफूज भी थे, आरामदेह भी थे और बाहर की मुदाखलत भी कम थी। लेकिन फिर इंसान ने थोड़ा सा और जो है वो आगे बढ़ा और उसने अपने लिए वो कच्चे घरों की जगह कच्ची ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्हें तरतीब से लगाता और लिपाई करता और अपने लिए घर बनाता। लेकिन फिर इंसान, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे मुतलब्बन मिजाज पैदा की है, कहीं किसी एक जगह ये कायम नहीं रहता। लिहाजा इसे ये एहसास हुआ कि इसमें भी कुछ जिद्दत तराजी होनी चाहिए। उसने छोटी छोटी भट्टियाँ बनाई, तब तक आग भी ईजाद हो गई थी। लिहाजा उसने उन ईंटों को तजर्बा किया कि इन्हें पकाया जाए, क्योंकि जो कच्ची ईंटें थी वो बारिश में बह जाया करती थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचा था, जगह जगह से पानी रिसना शुरू हो जाता था। लिहाजा उसने छोटी भट्टियाँ बनाई और उनमें छोटी ईंट पकानी शुरू की, जो ज़्यादा मजबूत थी, तादेर कायम रह सकती थी और उसे कुदरती आफात से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी। फिर वक्त और गुजर गया, आगे ज़माना निकल गया। फिर उसने वो छोटी भट्टियाँ, चूँकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से कम थी, कम तादाद में ईंटें पकाई जाती थी, लिहाजा उसने भट्टों की बुनियाद रखी और उसने बड़े बड़े भट्टे बनाए और फिर उनमें ईंटें पकानी शुरू की, जिनमें हज़ारों ईंटें एक साथ पक सकती थी। और फिर वो ज़माना आ गया कि आज जो बड़े बड़े आलीशान महल घर बनते हैं वो ईंटों से बनते हैं। मैं आज मौजूद हूँ उच्च शरीफ में। इसके गिरदोनवा में बहुत से भट्टे मौजूद हैं जहाँ बड़ी तादाद में ईंटें बनती हैं, यानी हाथ से भी बनाई जाती थी पहले, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी जिद्दत आ गई है कि कम से कम आधा काम मशीनों ने बांट लिया है। मशीनी दौर है, तो ज़ाहिर है ईंटों में के बनावट में भी मशीनों का अमल दखल हो गया। उच्च शरीफ के साथ हाजी मोहम्मद अकबर ख़ान साहब का भट्टा है। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, मैंने कहा कि मुझे वो तरीक़ा बताए कि ये ईंटें कैसे बनती हैं, गारा किस तरह घर में तब्दील होता है। आइए हाजी साहब से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कच्ची मिट्टी को कैसे गूंधा जाता है, कैसे उसे मशीनों के ज़रिए सांचे में डालकर ईंट बनाई जाती है, कैसे पकती है, क्या उसका तरीक़ाकार है, कितने दिन लगते हैं, एक दिन में कितनी ईंटें निकलती हैं और उसकी तरसील का क्या तरीक़ाकार है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे।
जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है जी हाजी मोहम्मद अकबर खान साहब। ईंटों का भट्टा माशाल्लाह कारोबार है, एक अरसे से ये कर रहे हैं। हमने इनसे कहा है कि जी हमें बताइए कि ईंट बनती कैसे है, पकती कैसे है, उसकी तरसील कैसे होती है और उसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं। हाजी साहब आइए ज़रा मुझे बताइए। ये गिलानी साहब की मेहरबानी है, ये हमारे भट्टे पे तशरीफ़ लाए हैं। तो इन्होंने, इनका हुक्म हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इनका हुक्म हुआ है कि भट्टे पे ईंटें कैसे तैयार होती हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इस तरह कि ये किस तरह प्रोसेस होता है। तो चले, ये मशीनें चल रही हैं। आइए सर। उधर से जी, ये पहले जो है इंसानी हाथ से ईंट तैयार होती थी। इंसान जो है सर्दियों में जो अर्ली मॉर्निंग, रात को जो इसका काम शुरू होता था, एक दिन पहले ये आते थे, ये मिट्टी जो है उसका गारा बनाते थे। फिर सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आना, उस गारे को जो सर्दी में उसमें जाना और जो है ना उसे मिक्स करना, ये अमल होता था। उसके बाद वो थपाई करते थे हाथ से। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गया हैं, उसकी जगह मशीनों ने ले ली है। अब ये जो है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर जो है ये ब्लेड से जो है यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी करता है और यहाँ गारा बनाता है, और फिर क्रास के जरिए जो है वो गारा जो है वो लेके ये मशीन की तरफ आता है। ये देखिए, ये क्रास से जो है ये गारा जो है इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके ये रैंप बना हुआ है, ये सीधा ये लेके वहाँ पे ये मशीनें चल रही हैं। वो मशीन को गारा प्रोवाइड करता है, मशीन जो है आगे ईंट बनाती है। वो आए चले आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये गारा जो है अब ये लेके जा रहा है ट्रैक्टर। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मिट्टी है, हाँ, ये कोई ख़ास मिट्टी होती है? हाँ, मिट्टी में जो है ना हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि मिट्टी में रेत ना हो, नरम ना हो, हमें सख्त मिट्टी चाहिए, उसमें जो है ना वो कलर ना हो। ये हम जो ज़मीनें खेती होती हैं, जिनमें पानी लगता है, जिनमें खाद डलती है, वो ज़मीनें हम सेलेक्ट करते हैं। पहले जाके उनको सेलेक्ट करते हैं कि ये मिट्टी आया पक्की है, इससे ईंट बनेगी तो ईंट पक्की बनेगी। ईंट में रेत तो मिक्स नहीं है अपना गारे में, तो वो ईंट में जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो पावर नहीं रहती अगर गारा ना सही बना हो। तो इसलिए जो है ना हमें सेलेक्ट करके अच्छी मिट्टी ले आते हैं, कास्ट वाली ज़मीन से मिट्टी ले आते हैं, ताकि उसमें कलर ना हो, ये थोर ना हो। क्योंकि अगर जब ईंट तैयार होगी, कलर थोर होगा, तो जो लोग करोड़ों रुपए से जो है अपना घर तैयार करते हैं, तो वो सेम वाली मिट्टी, थोर वाली मिट्टी जब ईंट बनेगी तो उसमें कलर निकल आएगा, सेम निकल आएगा, वो उनका करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी का जो इंतखाब है वो ईंट में बुनियादी इकाई है। ये मिट्टी का इंतखाब बुनियादी इकाई है। जब हम कहीं भट्ठा लगाते हैं, कोई भी भट्ठे वाला वो भट्ठा लगाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि यहाँ की मिट्टी कैसे है। अगर वहाँ की मिट्टी अच्छी है, वो जो है उसमें पावर है, मिट्टी पक्की मिट्टी होती है, वो है, तो वो भट्ठा लगाता है। अदरवाइज वहाँ पे वो अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करता, वो उसके ज़ाया जाते हैं। चलिए आप प्रोसेस देखते हैं। चलिए गारा डल रहा है। देखिए जी, वो मैंने वहाँ आपको दिखाया था कि ट्रैक्टर वहाँ से गारा जो है लेके आता है और मशीन में डालता है। ये देखिए, वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है और ये मशीन में डाल रहा है। या मशीन जो है वो मिट्टी को सही तरीके मिक्स कर रही है। जिस तरह जो है हाथ से इंसान जो है वो कहीं से कसी से जो है वो इसको मिक्स करता था, अब वो कसी की ज़रूरत नहीं रही। ये मशीन जो है इसको ये सही तरीके मिक्स कर रही है। मिक्स करके आगे वो
कालिब जो है, जो ईंट का सांचा होता है उसमें डाल रही है और वहाँ से ईंटें निकल रही हैं। ये पहले ये सारा काम इंसानी हाथ से होता था, इंसानी हाथ से कसी से उसको मिट्टी को बनाते थे, उसको मिक्स करते थे। अब वो मिक्सिंग वाला अमल ख़त्म हो गया है। अब ये मिक्सिंग जो है ये मशीन कर रही है। इंसान की इसमें जो है 50% से भी ज़्यादा जो है वो इंसान की इन्वॉल्वमेंट इसमें ख़त्म हो गई है, वो मशीन ने ले ली है। इंसान की ज़रूरत तो हर वक्त होती है, ये नहीं कि ये मशीनें आ गई तो इंसान का काम ख़त्म हो जाए। इंसान का काम ख़त्म नहीं हो सकता, इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। अफरादी क़ुव्वत जो है उसको वो सेफ हो गई है, उसकी मुशक्क़त कम हो गई, मुशक्क़त कम हो गई है। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है? अब वो जो ईंट वहाँ से मिट्टी आ रही थी मिक्स हो, ये जो है इनके काले बने हुए हैं ऑटोमेटिकली। ये ईंटें देखे जैसी मिट्टी वहाँ से आती है तो ये ईंट जो है यहाँ से निकल रही है। ये पहले जो है वो हाथ वाले इंसान जो ईंट बनाते थे उसमें रेत लगाते थे, उसकी जगह वो डीजल लगा रहे हैं, चाहे ईंट जो है आयली हो जाए, वहाँ से आराम से निकल जाए। तो रेत भी यही काम करती थी कि वहाँ से कालिब से ईंट निकल आती थी। अब उसकी जगह ये जो है ना डीजल यूज़ हो रहा है और ईंटें निकल रही हैं। यहाँ से ये देखे वहाँ पे वो एक आदमी डीजल लगा रहा है, यहाँ पे जैसे ईंट निकल रही है आदमी रेडियो में जो है उसको शिफ्ट कर रहा है। रेडियो से शिफ्ट होने के बाद ये मैदानों में जाएगी सूखने के लिए। अच्छा, ये जो इसके ऊपर सांचा लगता है, हाँ। ये ट्रेडमार्क होता है आपका? ये ट्रेडमार्क होता है, हर किसी का अपना होता है। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये लोगो है हमारा, लोगों वो ट्रेडमार्क होता है ना? हाँ। इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता। सही। और ये भी पता चल जाता है कि ये ईंट जो है वो कहाँ से आई है। कहाँ से आई है, किस बच्चे की है। ठीक है। अच्छा, ये मशीन से इसकी तादाद में इजाफा हुआ इनसे बनने जी के? बिल्कुल, ये अपनी मर्जी पर है। पहले तो जो है ना कोई 20 से 25 जो है लेबर के यानी कि 50 से 60 बंदे होते थे, वो ईंट निकालते थे, कोई 20,000 25,000, और उसमें हम करोड़ों रुपए जो है उनको एडवांस में देते थे। और फिर वो ये एक और इशू है, फिर ये इसकी बात करें ये आगे निकल जाएगा, नहीं फिर एडवांस दे के भी हमारा काम नहीं होता था। अब इसकी जगह मशीनों ने ले ली है। मशीनें जो है ये हमारी 40,000 भी हम डेली की ईंट तैयार करते हैं एक मशीन से। यहाँ हमारे 2 मशीनें लगी हैं, 70 से 80,000 जो है हम डेली यहाँ से ईंट निकालते हैं। मशीन और ये मशीन 2 मशीनें लगी हुई हैं सेम सिचुएशन की। अब जैसे वहाँ से ये ईंट लेके आए हैं तो ये लेके जा रहे हैं मैदानों में, तो ये इसे सूखने के लिए इसके प्रोसेस को जो है ना ये आगे डाल देते हैं। 2 दिन के बाद ये ईंट सूख जाती है। जब ये ईंट सूख जाती है तो फिर इसे रक्षों में, गड्ढे रेड़ों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इसको भट्ठे के अंदर जो है ना वो डालते हैं। ये तो ईंट सूखने में कितने दिन लगते हैं? ये अगर सर्दियाँ हों तो धुंध पड़ रही हो तो 15-15 दिन भी लग जाता है। अच्छा। हाँ, अगर धूप हो, मौसम ठीक हो, मौसम ठीक हो तो ये जो है तकरीबन 4 से 5 दिन में जो है ना ये सूख जाती है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम अंदर इसको विजिट करने देखें। अच्छा, ये पहले इस तरीके से रखी जाती है, उसके बाद ये जैसे सूख जाती है फिर इसको खड़ा कर देते हैं। अच्छा। इसको घोड़ियाँ लगा के, खरक लगा के ये खड़ा कर दिया जाता है ताकि इसको हवा लगे, धूप लगे और सही तरीके सूख जाए। अब ये सूखने के लिए तैयार है। अब इस तरह जो है ये ईंट सूखी हुई है तो ये भराई वाले जो है रेड़े जो है ये इसको उठा के भट्ठे के अंदर ले जा रहे हैं। तो इसके बाद आगे फिर भराई का प्रोसेस होता है। जब वो भराई होती है फिर उसके बाद पकाई है, फिर निकासी है। ये मैं आपको मरहला वाइज जो है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ना, फिर वो सामने देखें वो ईंटें लोड हो रही हैं, वो सूख गई हैं, तो वो गधे रेड़ों की अपना ज़रिए से जो है वो भट्ठे के अंदर जा रही है। आइए सर। अच्छा सर, वहाँ से जब ईंट आती है तो फिर इसको भराई की जाती है? जब वहाँ से ईंट आ जाती है तो ये भराई की जाती है मखसूस तरीके से। अच्छा। वो कारीगर होते हैं, उनको पता है होता है कि इस तरह ईंट रखनी है और यहाँ से फिर आग गुजरनी है। ये भी एक टेक्निकल काम है। अगर सही तरीके से भराई ना की जाए तो हमारी आग जो है वो सही तरीके नहीं चल सकती। अच्छा। हाँ, ये वो कोई आम बंदे नहीं कर सकते, जो ट्रेंड लोग होते हैं जो इस काम को जानते हैं तो वो करते हैं।
इसको तरीके से भराई करती है। इसमें पॉकेट लगाने होते हैं, जिग-जैग भराई होती है, मुख्तलिफ किस्म की भराई होती है। तो वो ये कारीगर लोग होते हैं, ये करते हैं। अगर सही हमारा बुनियादी काम जो है वो भराई होता है। अगर भराई सही तरीके से ना हो तो ईंट जो है वो सही तरीके नहीं पक सकती। अच्छा, अभी आपने एक नाम दिया है जिग-जैग। हाँ, ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी उसमें जिग-जैग में क्या फ़र्क है? ये जिग-जैग जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है, इसमें माहौल दोस्त है। ये मेरा बेटा जिग-जैग है। आप ये पहले भी आपने वीडियो बनाया, अभी देखें, इसमें अभी जो है आग जल रही है लेकिन धुआं जो है आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है। जो जिग-जैग भट्ठा होता है उसमें जो है ये प्रोसेस हो के सल्फर और जिसमें ये कार्बन और जो भी जहरीले मवाद होते हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और उसमें ये एक प्रोसेस है जिग-जैग में। इसकी एक तो भराई जिग-जैग होती है, वहाँ वो तरीक़ों से कुछ जो है सल्फर और ये जो जहरीले जो माहौल दुश्मन है वो कार्बन वहीं पे वेस्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं कुछ वो जो बिलोर लगा होता है उसमें वेस्ट हो जाते हैं। फ़िल्टर हो के जो एक प्रोसेस से निकलता है वो जो धुआं है तो वो माहौल को आलूदा नहीं करता। अच्छा, मतलब ये जहरीला नहीं है जो इस वक्त धुआं जो नजर आ जी, रहा है। ये देखें आप, देखें ये बिल्कुल सफ़ेद धुआं है। हाँ जी, जो ब्लैक होता है, काला धुआं होता है, वो माहौल को ख़राब करता है और ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमने भी इसी दुनिया में रहना है, इस माहौल में रहना है, हमारे बच्चों में नहीं इस माहौल में रहना है। अगर इसको हम साफ़ नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए भी और मुल्क के लिए और जो है हमारे पाकिस्तानियों के लिए और कौम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका मतलब जिग-जैग टेक्नोलॉजी कितना अर्सा पहले आई है ये? ये नेपाल इंडिया में तो काफ़ी अरसे पहले की आ चुकी है, सही, लेकिन पाकिस्तान में ये 2018 से आई है। ये हमारी वफाकी काबीना के जो लोग हैं, शुएब खान नियाजी साहब और जो है अपना माहर अब्दुल हक साहब, उनकी कोशिशों से उन्होंने 3-4 दफ़ा नेपाल का भी विज़िट किया है। नेपाल वाले भी यहाँ पर आए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने बांग्लादेश भी विज़िट किया है। रिसेंटली अभी जो है हमारे माहर अब्दुल हक साहब वो नेपाल भी गए, फ़िलिपाइन गए थे इस सिलसिले में। तो वो जो है इस तरह के काम करते हैं। ये जो जिग-जैग है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें अपनाना चाहिए। अच्छा, अभी ये ईंटों की भराई हो रही है? ये ईंटों की भराई हो रही है जी। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा करीब से हम ये आगे अपने नाज़रीन को। ये जो वहाँ से गदरेड़े ईंटें लेके आते हैं तो ये मिस्त्री हैं, ये मखसूस तरीके से ये भराई कर रहे हैं। अच्छा, जिससे जो है ना ये मैं ये देख रहा हूँ कि एक लाइन सीधी है तो एक तिरछी है। नहीं, ये तमाम लाइनें सीधी हैं। अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो पॉकेट होते हैं। अच्छा, वो भट्ठे की लैंग्वेज में जो भट्ठे का काम जानते हैं उनको पता होता है कि पॉकेट क्या है। ये हमारे नाज़रीन को ही बता रहा है कि पॉकेट क्या होता है। पॉकेट ये होते हैं कि जिसमें वो कोला जाके गिरता है, ऐसा ऐसा जो है अच्छा। वो कोला जलता भी जाता है और ईंट भी पकाता है। अगर वो सीधा हो तो फिर कोला डालें वो नीचे बैठ जाएगा, वो सही तरीके जलता नहीं है। ओके, सही सही। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन को भी तो बताए ना कि पॉकेट क्या होते हैं, आपको तो पता है या लोगों को पता है? अच्छा, ये यहाँ से ईंट भरी जा रही है और वहाँ से निकाली जा रही है। हाँ, ये वहाँ इसके बाद ये पकाई का अमल शुरू होता है। पहले मैं पकाई का अमल आप दिखाइए। हाँ, क्योंकि ये प्रोसेस के तौर पे भराई की कच्ची भराई है, उसके बाद पकाई है ना, पकाई के बाद तो फिर निकासी है ना। सही, हाँ, तो अब हम आपको जो है ना भट्ठे के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक। अब ये जो ईंटें भर रहे हैं इसके ऊपर एक और जो है लेबर होती है जो इसको ऊपर ढकती है। केरी जो है, ये जो राख होती है कोयले की, इसके जो है ना ये इसको ऊपर बिल्कुल लेवल करके बंद कर देती है। ऐसे चले? हाँ जी, ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो ये हम अब आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पर जलाई हो रही है, ईंटों की पकाई हो रही है, सही। वो आपको दिखाते हैं। नहीं जी, भट्टे के ऊपर हम आ गए हैं। सर्दियों में तो ऊपर आने का बहुत मजा आता है, जो है गर्माइश होती है, लेकिन गर्मियों में ये हम खुद भी नहीं आते। गर्मियों में 15-15 दिन हम खुद नहीं आते और सर्दियों में हम कुर्सी डाल के ऊपर बैठे ऊपर होते हैं रहते हैं। कि भी ये जो है ना। अच्छा, मुझे बताइएगा कहाँ पाँव रखना है, कहाँ नहीं रखना ये मैं जहाँ मैं पाँव रखूँ आपने उस पे पाँव रखना है। है। बस ठीक है। हाँ, ये आग जल रही है जी, ये कोला डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, ये पकाई हो रही है। ठीक है, ये जो ईंट है ये पीछे पक चुकी है, सही। और ये जो है ये पक रही है।
ये जो जैसे ये पक जाएगी इसको इस तरह बंद कर देंगे, आगे जो है वो खोल देंगे। तो ये ईंट जो है ये देखें, ये आग है, ये जल रही है और ये इतनी आग देखें कितनी तेज़ आग है। और अल्लाह माफ़ करे, ये दोज़ख की जो आग है, अल्लाह ने फरमाई है कि ये जो मैंने दुनिया में आग भेजी है ये उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, 40% मुझे याद नहीं है कि वो कितनी, यानी कि 40 या 80% के है कि वो ठंडी करके यहाँ भेजी गई है। तो हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए, अल्लाह इस आग से बचाए, ये दोज़ख की आग से बचाए। ये तो दुनियावी आग है, तो ये कितनी सर बर्दाश्त इस वक्त भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, तो ये सर्दियों में भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो गर्मियों में इन लोगों की बड़ी हिम्मत होती है। ये ईंट जो है ये दिन रात यहाँ पर खड़े रहते हैं, इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, ये दिन रात जो है यहाँ इसको पकाते हैं। और अच्छा, ये चीज़ मुझे बताइए कि ये जो कोयला आप इस्तेमाल करते हैं, कोयला दो तरह का होता है, एक लकड़ी से तैयार किया जाता ये है, पत्थर से कोयला है, पत्थरी कोयला है, मादनी कोयला मादनियात में ये शामिल है। ये मुख्तलिफ इलाकों से निकलता है, जैसे कि कोयटा से, मच से, हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद से। और ये मैं जो कोयला मंगवा रहा हूँ ये हैदराबाद से मंगवा रहा हूँ, हैदराबाद सिंध से। अच्छा, तो ये उसके बाद ये कोयटा में जो कोयला निकलता है दुक्की के मकाम से, और उसके अलावा जो है ये मच से निकलता है, बलूचिस्तान मच से, तो वो भी कोयला होता है। तो उसके बाद खुशाब से भी कोयला निकलता है, चूहा शैदन शाह से, वहाँ से भी कोयला निकलता है। और अब सुन रहे हैं कि थार में भी कोयला निकलना शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी तक मार्केट में नहीं आया। लेकिन कह रहे हैं कि कोयले के इतने बड़े ज़खायर हैं, जिस तरह सऊदी अरब में तेल के ज़खायर हैं, इस तरह यहाँ पे जो है ना कोयला, ब्लैक गोल्ड के नाम से जो है वो है तो सही, और काफ़ी अरसे से जो है वो जी ये काम जारी है। मेरा ख्याल है कि वो शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मुझे कोयले के हवाले से बताएं कि जो आम ये बारबेक्यू वाले इस्तेमाल करते हैं कोयला, या आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ये जो भट्टा है, इसमें कोई फ़र्क होता है? जी, वो लकड़ी वाला कोयला और होता है, ठीक है, उसमें वो लाइटली आग होती है उसका। ओके, क्योंकि वो जैसे हम किसी चीज़ को हाफ फ्राई कहते हैं, ओके सही जैसे अंडा हाफ फ्राई होता है, तो वो लकड़ी वाला कोयला लकड़ी की हाफ फ्राई होती है। अच्छा, हाँ, वो जली हुई होती है, उसको जो है ना वो बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये पत्थर का कोयला है, ये बारबेक्यू में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा। एक तो इसमें गैस होती है, ठीक है, और इसकी जो है ना यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं मास्क लगाते हैं, या ये लोग आदी हो चुके होते हैं, तो इसकी गैस चलती उठती है, जब वो खांसी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो बंदे को होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो कोयला जो है वो नहीं जल सकता, आपके पास नहीं चल सकता? नहीं, हमारे पास है, उसकी पावर नहीं होती, पावर नहीं होती। क्योंकि मैंने भक्कर में देखा था कि उन्होंने बाकायदा भट्टियां लगाई हुई हैं और उसमें वो लकड़ी से कोयला बनाते हैं। वो यहाँ भी होता था, अब इन्वायरमेंट वालों ने वो बंद करा दिए हैं, क्योंकि उनका धुआं जो है वो माहौल के लिए ख़तरनाक होता है। तो पहले यहाँ भी पूरे पंजाब में भट्टियाँ लगी होती थी, हर किसी ने देखा है। अब वो भट्टियाँ ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है, इन्वायरमेंट वाले उन्होंने बंद करवा रहे हैं, वो भी नुकसानदेह होता है उनका धुआं। तो वो जो है वो कोयला लकड़ी से, वो बारबेक्यू में और लोग घरों में तो इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए या बारबेक्यू के लिए। वो कोयला जो है इन भट्ठों में नहीं जल सकता, लकड़ी जल सकती है। अच्छा, हाँ, लकड़ी जलती है। पहले इसमें लकड़ी जलती थी, तो अब तो जो है पैसे बचाने के लिए और बहुत से तरीके आ गए हैं। तो ये जो है उसमें कचरा और ये जो सस्ती चीज़ें पड़ती हैं लोग जलाते हैं। प्लास्टिक भी जलता है, प्लास्टिक भी जलता है, तो जहरीला होता है। अब लोग जला रहे हैं। अब ये उशरी में काफ़ी सारे भट्टे हैं, ये मेरा भट्टा है, ये जो यहाँ कोयला जल रहा है, बाकी सारे लोग कचरा ये वो कुछ जला रहे हैं। इन्वायरमेंट वाले ले दे कार के, चलें जी, सब ओके है कि ये बुनियादी जिम्मेदारी माहौलियात वालों की है। ये माहौलियात वाले जो है ये भी अपनी रोजी रोटी बना रहे हैं और लोगों को खुली इजाज़त दी है, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा फर्ज है। अभी आपने खुद जिक्र किया कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो है। अब ये देखें ना जी, पहले जो है ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 खुड्डे हैं, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। साहब में पहले ये दरमियान में नहीं होता था, जिगजैग में
नहीं होता था। अब भी जो जिगजैग नहीं है उनमें ये चीज़ नहीं होती। और ये जो शंट होता है ये भी नहीं होता। मैं ये पूछने वाला था कि ये शंट क्या चीज़ है? ये शंट अब ये है ना, पहले अब ये फॉर एग्जांपल वहाँ आप ये दिखाएं ना कैमरे से, यहाँ से ये यहाँ से जब ये कोयला डालते हैं इसका धुआं यहाँ से निकलता है इन लाइनों में, जो आपने भराई देखे इन लाइनों से होता हुआ जो है ना, ये यहाँ जो है ये खुड्डा है, यहाँ से फिर ऊपर आ रहा है। अच्छा, ऊपर आके यहाँ से होके फिर यहाँ नीचे जाता है। अच्छा, यहाँ से नीचे जाके फिर ये मेन लाइन है, यहाँ से जाके वो आगे जो बिलोर लगा हुआ है वहाँ से फिल्टर होके चिमनी में निकल रहा है। ये है जिगजैग। ओके, ठीक है। पहले क्या होता था, अब ये देखें, अभी जो है ना ये अभी राख उठ गई है, ठीक है ना। पहले ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे धुआं से जाता था, सही, ऊपर नहीं आता था, यहाँ नीचे जाता था मेन लाइन में, मेन लाइन से निकलता हुआ डायरेक्ट चिमनी से निकल जाता था। और वो काला धुआं होता था। वो काला धुआं होता था। अब ये देखे ना, ये आपको असरात ये नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक है, क्योंकि जब यहाँ से धुआं ऊपर आया, यहाँ की राख जो ब्लैक सैफर और ये जो कार्बन था यहाँ पे जमा हो गया, जम गया। ठीक है। और फिर ये धुआं जो है यहाँ से फिल्टर होकर नीचे चला गया, कुछ यहाँ पे फिल्टर हुआ, अच्छा, कुछ यहाँ से जाते हुए ये मेन लाइन से अब ये ईंट पक चुकी है, ये टोटल पकी हुई है। अब वो धुआं जो है यहाँ मेन लाइन से होता हुआ यहाँ से ये बिलोर चल रहा है, यहाँ से निकल के तो ये चिमनी में जा रहा है। अच्छा। वाइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इसमें यहाँ जितना भी ब्लैक कार्बन है या सैफर है, ये देखें, ये चीज़ें ये बाहर निकली हुई हैं। अगर ये बिलोर ना लगा हो तो ज़ाहिर है ये चीज़ें बाहर जाएंगी। अभी यहाँ उसके ऊपर मिट्टी है, पिछले हफ्ते मैंने इसे साफ़ किया था, ये देखें, ये ब्लैक राख, ये देखें, ये सारी ब्लैक राख है, ये सारी यहाँ से जमा हो रही है। अगर ये बिलोर ना लगा हुआ हो, ठीक है, और ये शंट ना हो, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ बाहर जाएगी, बिल्कुल बाहर जाएगी। और ये जहरीली है, और ये जहरीली है। ये देखें, जैसे वो टटसन नहीं होता, अब इसको आग लगाए ना तीली से, ये जल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इतना जो है ये चीज़ें बाहर जाएंगी। अगर जिगजैग, ये बिलोर और ये चीज़ें नहीं हो, ये बाहर जाएंगी, ये माहौल को ख़राब करेंगी ना। सही, इसमें हम भी सांस लेंगे, हमारे बच्चे भी सांस लेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्वायरमेंट, ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट भट्ठा होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए, और ये बिलोर और इन चीज़ को फिल्टर करने का, हाँ, क्योंकि हमने इसी माहौल में जीना, हमने, हमारे वालिदैन ने, हमारे बच्चों ने इसमें जीना है, तो क्यों हम माहौल को आलूदा कर रहे हैं। तो अंदाज़ा है कि जिगजैग पर कितने % भट्टे मुंतकिल हो चुके हैं? देखिए जी, अगर आप पूछेंगे इन्वायरमेंट वालों से, तो वो कहेंगे जी जो हमने 80% कर दिया है। अच्छा, ठीक है। अब मैं बहावलपुर ज़िले की बात करूं, अहमदपुर शर्किया तहसील की बात करूं, तो एक भट्ठा भी जिगजैग नहीं है। और इन्वायरमेंट, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि एक भट्ठा भी जिगजैग नहीं है। इन्वायरमेंट वाले से पूछें तो उन्होंने कहेंगे हम सब भट्ठे हमने जिगजैग कर दिए। ये मंथली ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई कैंपेन आप लोगों ने चलाई है, कोई एसोसिएशन है भट्टों की? जी, भट्ठे की एसोसिएशन है। अब वो हमारे सरायकी में मिसाल है कि अब उर्दू में उसको ट्रांसलेशन सरायकी में बोले, वो हाँ, अच्छी हाँ, लगेगी। वो सरायकी में मिसाल है कि राखा जो है वो लोढ़ा तोड़े, यानी कि चौकीदार जो है वो खुद चोरी करे। सही है। तो फिर क्या, ये भट्ठे वाले खुद नहीं चाहते, जब जिन्होंने बनाए हुए हैं सादे भट्ठे चला, वो क्या कहेंगे यूनियन को कि भी हाँ हम जिगजैग करते हैं। ये महंगा है, ये इसमें अब खर्चा होता है ना, अब अच्छा। चलाने के लिए खर्चा होता है ना। अच्छा। अब ये भट्ठा जो चलाएंगे तो जिगजैग कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये ईंट जो है ये कितने दिन में पक जाती है? ये डेली बेसिस पर पकती है। डेली जो है 40 से 50 हज़ार ईंट बनती है, वो भराई होती है, ठीक है, वो पकाई होती है, वो निकासी होती है।
एक दिन में 30 से 40 हज़ार। हाँ, ये क्यों मेरा छोटा भट्ठा है उसको पैसे, वगरना अपर पंजाब में तो जो है वो लाख लाख ईंट भी डेली निकालते हैं, बड़े बड़े भट्ठे। एशिया का सबसे भट्ठा है वो जड़ावाला में शहजाद साई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो जिगजैग चला रहे हैं, उनका 45 रद्दों का भट्ठा है और एशिया का सबसे बड़ा भट्ठा है। लास्ट ईयर में जब वो नेपाल से डेलीगेशन आया था तो उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तानियों को जिगजैग सिखाया है लेकिन पाकिस्तानी हमसे आगे निकल गए हैं। वो स्पेशली तौर पे लाहौर से जो है वो जड़ावाला गए थे और वो सिर्फ वो शहजाद साई साहब का भट्ठा विजिट करने के, इतना बड़ा भट्ठा, और वो देख के खुद हैरान हो गए थे। उसमें कितनी ईंट डेली बेसिस पे निकलती है? उसकी जो वो 80 लाख का भट्ठा है जी। अच्छा जी, ये मेरा 8 लाख का भट्ठा है और वो 80 लाख का भट्ठा है। आप अंदाजा करें वो कितनी ईंट 10 गुना ज़्यादा। वो ये देख लें कि वो 40 फुट ऊंचा भट्ठा है, ऐसे जैसे 2 मंजिला इमारत। हम जब उसके भट्ठे के ऊपर चढ़े तो हमें ऐसे लगा कि हम किसी जो है ना डबल स्टोरी मकान पे चढ़े हुए हैं। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि ये डेली बेसिस पर जो है वो 30,000 40,000 ईंट निकलती है, लेकिन ये भी बताया ना कि ईंट पकने में कितने दिन लगते हैं? पकने भी इतने दिन लगते हैं, एक दिन में। एक दिन में पक जाती है? हाँ, एक दिन में पक जाती और है। फिर उसके बाद ठंडा होने का प्रोसेस भी तो होता है? ठंडा होने का ये हम बैग में जो है ना जो पकी हुई लाइनें को 50 से 70 लाइनें जो है पकी हुई उसको हम रखते हैं, उसके पीछे जो भी एक्स्ट्रा होती है वो निकालते जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या रीजन है इसका? क्योंकि वो अगर उसको इतनी लाइनें ना रखें तो पीछे जो है वो हवा पड़ेगी, वो आगे ईंट नहीं पकेगी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या ईंट टेढ़ी होने का खदशा भी होता है? नहीं, ईंट टेढ़ी होने का कोई खदशा नहीं होता। ईंट सूख के अंदर आती है। अच्छा। तो टेढ़ी होने का कोई खदशा नहीं होता। उसमें ईंट फिर जो है ना वो आग सही तरीके नहीं जल सकती। वो आग के लिए उसे एक लिमिट रखनी पड़ती है कि इस लिमिट से आगे जो है फिर वो हवा पड़ेगी, वो आग सही तरीके नहीं जलेगी। ये ईंट पक चुकी है और ये लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे करूँगा। रावलपिंडी के इलाके में या लाहौर के इलाके में आमतौर पर सुर्ख ईंट होती है, यहाँ मुझे वाइटिश ये आपको ये देखें, ये भी सुर्ख ईंट है। जहाँ पे कोयला जलेगा वो ईंट सुर्ख होगी। अच्छा, क्योंकि कोयले की एक अपनी उसकी जो है कि वो ईंट सुर्ख होती है। ये जो हमने यहाँ पे जलता है, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ कचरा चलता है बाकी भट्ठों पे। अच्छा। पंजाब में तो ये कचरे की ईंट जो है सफ़ेद होती है, तो लोग जो है ना लाल ईंट को यहाँ पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी पीली ईंट है, जबकि ये कोयले की पकी हुई बड़ी सख्त ईंट है। तो वो उसमें हम बूरा डालते हैं इसको रंग देने के लिए। इसमें हमने बूरा डाला हुआ है कि हल्का सा रंग आ जाए, वगरना ये ईंट का कलर ये भी तो लाल है। जहाँ कोयला जल रहा होगा वहाँ ईंट का कलर लाल होगा। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है? इसका स्टैंडर्ड साइज जो है ये, जिसे हम हाँ, 9/4 कहते हैं। हाँ, ये 3 इंच। अच्छा, ठीक है। ये 9 इंच, ठीक है। और ये 4.5 इंच। ओके, हाँ, ये स्टैंडर्ड साइज है। ये स्टैंडर्ड साइज है। हाँ, इसके जो है ना फिर वो कम जो होते हैं लोग मिट्टी बचाने के लिए, जितना छोटी ईंट होगी जल्दी पकेगी, फ्यूल का खर्चा कम आएगा, तो लोग साइज़ कम भी कर देते हैं ताकि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सके। अच्छा भाई साहब, आप चूँकि माशाल्लाह इस कारोबार में हैं और एक अरसे से कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हालो ब्लॉक में और ईंट में कोई क्या फ़र्क है? किस चीज़ में? हालो ब्लॉक में और ईंट में क्या फ़र्क है? अच्छा, ब्लॉक में जो सीमेंट के बने होते हैं। जी 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 जी। ये ईंट, अब ये देखें कि ये है 3 इंच मोटाई में। ठीक है, ठीक है, और ये 9 से हो और गया 4.5। वो ब्लॉक जो होता है वो कम से कम 1 फुट का होता है, फुट बाई फुट का होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 फुट में आएंगी 4 ईंटें। सही। ये इस पे मिसाला लग गया, हाँ, फिर ईंट आ गई, हाँ, 2 ईंटें हो गई। सही है। फिर तीसरे रद्दे पे जाके मिसाला लगा, ईंट आ गई, फिर मिसाला लगा, ईंट आ गई। ठीक है। एक तो 4 रद्दों में आपकी सीमेंट लग गई। ठीक है। ठीक है ना जी। एक तो वो हो गया, सही। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप उसमें मजबूती हो गई। जो ब्लॉक होता है वो 1 फुट का होता हाँ है, जी। उसमें फुट के बाद आपको मिसाला लगता है। फुट बाई फुट का होता है, फुट बाय फुट का होता हाँ है। ठीक है। ये 4 ईंटों के बाद मिसाला, इसकी तराई ये मजबूती होती है। जितनी छोटी होगी वो मजबूत होगी, जितनी बड़ी चीज होगी उसकी मजबूती नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये है कि इसको आप प्लस्तर ना करें, ईंट लगा के छोड़ दें, प्लस्तर ना करें, कोई इशू नहीं होता। ब्लॉक को आपने लाजमी प्लस्तर करना होता है। अगर प्लस्तर ना करो, ऐसा ऐसा जो है वो वहाँ से रेत निकलना शुरू होगी, बजरी निकलना शुरू हो जाएगी, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। ठीक।
अच्छा, कोई और बात भट्टे के हवाले से? हाँ, अब ये वो जो बाहर निकाल रहे हैं तो ये लास्ट प्रोसेस है, ये ट्राली से लोड हो रहा है। सही। ये लोड हो के जो है न ये फिर जाएगा। एक जमाने में सैकड़े के हिसाब से मिला करती थी ईंट, अब भी सैकड़ों के हिसाब से मिलते, हज़ार के, यानी कि ये ईंट जब भी होती है, ये कोई इसका केजी का सिस्टम नहीं होता या ये ट्रॉली का सिस्टम नहीं होता, ये हज़ार ही होती है कि हज़ार का जो रेट होता है ये। अब ये जो भराई वाले हैं ये टोटल हज़ार के से, वो ईंट जो बनाते हैं वो भी हज़ार के हिसाब से लेते हैं, जो अंदर भरते हैं वो भी हज़ार के हिसाब से लेते हैं, जो निकालते हैं वो भी हज़ार के हिसाब से लेते हैं, और जो लोड करते हैं वो भी हज़ार के हिसाब से लेते हैं। एक ट्राली पर कितनी हजार ईंट आती है? एक ट्राली पे, ये बड़ी ट्राली है, इस पे 5000 ईंट लोड होती है। अच्छा, आमतौर पर 2,500-3,000 2,500 जो अपर पंजाब में या वो पोटहारी इलाके में, वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं तो वो ट्रैक्टर इतना लोड नहीं पड़ता, वो 3,000 2,000 लोड करते हैं और लेके जाते हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को ये बताया कि गारा ईंट की शक्ल कैसे इख्तियार करता है, इसमें माहौल दोस्त और माहौल दुश्मन की क्या जो है वो एक डिफरेंस है, फ़र्क क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। उस शरीफ की ईंटें माजी में भी बहुत मशहूर रही हैं। 1732 या 1733 में जब किला द्रावड़ फतह किया रियासत भावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने, तो और उसकी बैरूनी दीवारों को पुख्ता कराया, यानी पक्की ईंटों से आरास्ता किया, तो 70 किलोमीटर दूर उच्च शरीफ से ही ईंटें वहाँ गई थी। और ईंटों को वहाँ ले जाने का जो तरीक़ेकार था वो ये था कि इंसानी जंजीर एक बनाई गई थी, क्योंकि नक़्ल हमल के ज़राए नाकाफ़ी थे। कहते हैं कि लोग खड़े किए गए थे, एक बंदा ईंट उठाता, दूसरे को देता, दूसरा तीसरे को देता, और फिर इस तरह वो ईंटें द्रावड़ पहुँची। ईंटों के भट्टे पर खड़े होकर एक दो बातें मुझे बेख्तियार याद आई। एक तो ये कि जो ये बनाने वाले हैं, ईंटें बनाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, इनकी बराई करने वाले, ये तो कच्चे घरों में ही रहेंगे, इनके मुकद्दरों में कच्चे घर और गुर्बत लिखी हुई है। लेकिन जिन ईंटों से ये घर बनेंगे, आलीशान महल्लात बनेंगे, वो हमारे यहाँ अशराफिया कहलाते हैं, और वो उन घरों में रहेंगे, मेहनत इनकी, वसूली किसी और की। लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ खड़े होकर बेख्तियार और पता नहीं क्यों मीनारे बाबुल या टावर ऑफ बाबुल बेबीलोन याद आ गया कि एक वक्त ये था कि इंसान ने अल्लाह ताला की बड़ाई को चैलेंज करने की कोशिश की, और उसने कहा कि जी हम भी आसमानों पर पहुंच सकते हैं, अगर तुम ऊपर रहते हो तो हम वहाँ आते हैं। मीनारे बाबुल बनना शुरू हुआ। कहते हैं कि बाबुल के लोग जो थे वो इतने मैच्योर, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने एक लंबा मीनार जो है वो बना लिया, और इतना लंबा मीनार बना लिया कि मैं ये तो नहीं कहता कि खुदा न खासा वो आसमान तक पहुंच गए, लेकिन उसकी ऊंचाई आसमान से बातें करने के मुतरादिफ थी। कहा जाता है कि मीनारे बाबुल को बनाने वाले जो लोग थे वो 72 ज़बानें बोलते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने की कुदरत ने उन 72 ज़बानों को खल्त मल्त कर दिया, और वो एक दूसरे से जो बात करते थे वो किसी और की समझ में नहीं आती थी। लिहाजा मीनारे बाबुल ख़त्म हो गया, मनसूख कर दिया गया, और अब तो खैर उसका ढांचा भी बाकी नहीं बचा। कहते हैं कि उन 72 ज़बानों के खल्त मल्त होने से जो 73वीं ज़बान वजूद में आई थी वो अरबी है, और यही अबदी ज़बान है। यानी जब जो लोग जन्नत में जाएंगे वो भी अरबी ही बोला करेंगे। हमारा कुरान मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में है। खैर, बात थी मीनारे बाबुल की और उसकी बुलंदी की, तो मैं ये सोचता हूँ कि इंसान, मैंने सुना है कि 1 किलोमीटर लंबी इमारत ज़ेर तामीर है, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या मीनारे बाबुल बनाने वालों की तरह ये 1-2 किलोमीटर तवील इमारतें बनाने वालों की ज़बानें भी खल्त मल्त होंगी, या उसके लिए क़यामत का इंतज़ार किया जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ऐलान पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।